गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण और जनसत्ता का जो राष्ट्रीय संस्करण का जो संपादकीय होता है उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं। और इस समय जिस एडिटोरियल पे हम बात करने वाले हैं वो है दैनिक जागरण का एडिटोरियल है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्त, आपराधिक सांठगांठ पर हो करारा प्रहार। और इसे लिखा प्रकाश सिंह जी ने। इससे पहले मैं एक चीज़ को बता दूं, यहाँ पे लिखा है जो मोटिवेशनल जो सेंटेंस होते हैं, जीवन का आनंद लेना स्वयं आप पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस जीवन को यदि जीना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के डिसीज़न ले रहे हैं। यदि आपके जीवन में किसी दूसरे तीसरे चौथे का हस्तक्षेप है तो आप अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। एक प्रकार से आप रोबोट हैं, दूसरों के माध्यम से आप संचालित हो रहे हैं। कोई तीसरा व्यक्ति दूसरा व्यक्ति आपको कंट्रोल कर रहा है। तो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए सबसे पहले जो आपकी जो जीवन की जो चाबी है वो अपने पास रखिए, किसी दूसरे व्यक्ति को न दीजिए। क्योंकि यार, आप अलग हैं, वो अलग है, आपकी सोच अलग है, उसकी सोच अलग है। तो इसलिए आपकी ज़रूरतें भी अलग होंगी, आपकी पसंद नापसंद अलग होगी, उसकी ज़रूरतें नापसंद पसंद अलग होगी। जानते हैं हम किसी भी, आप ज़्यादातर देखे होंगे कि हमें प्यार किसी से तब होता है या दोस्ती कब होती है, लगाव तब होता है जो चीज़ें हमारे अंदर नहीं होती है सामने वाले के अंदर होती है। तो कहीं ना कहीं हम उससे जुड़ना चाहते हैं और इसे जो मेरे अंदर नहीं है उससे जुड़ने के बाद मैं उस चीज़ को कंप्लीट करना चाहता हूँ कि अब मैं कंप्लीट हो गया हूँ। यदि हम सेम सेम रहेंगे ना तो भैया कोई मतलब ही नहीं है, वो प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। इसीलिए कुछ ऐसे विशेषाधिकार गुण जो होते हैं, कुछ स्पेशल क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करो जो सामने वाला आपको तवज्जो दे, प्रिविलेज दे। ओके, तो चलते हैं। तो इस घटना बात करने से पहले बता दिए, घटना कहीं न कहीं कानपुर जैसी घटना को लेकर केंद्रित होगी। स्पेशली जिस तरह से विजय शुक्ला, ये क्या था, विकास दुबे के द्वारा तकरीबन 10 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया है। ठीक है, पहले तो 8 बताया जाता है, उसके बाद 2 और हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटलाइज थे वो भी मर गए। हमारे देश में पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए समय समय पर वीर गति को प्राप्त होते रहते हैं। परंतु जैसी घटना कानपुर में हुई है वैसी सामान्यतः हमें कश्मीर पूर्वोत्तर से या नक्सल प्रभावित इलाकों से ही सुनने को मिलती रही है। आप सोचिए, एक सभ्य समाज में यदि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में किस मानसिकता के लोग पैदा हो रहे हैं और किस छवि को तवज्जो दे रहे हैं। अन्यथा दोस्तों, ये जो अभी घटना हुई है, ये घटना अक्सर आपको छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मिली थी, जिसमें तकरीबन कुछ पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। पर यदि आप समाज में ही रह रहे हैं, समाज के साथ साथ रह रहे हैं, उसके बाद भी यदि आप इस प्रकार का कदम उठाते हैं तो आप में नक्सलवादी आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के बलिदान की घटना पूरे देश को झकझोरने वाली है। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है और यहाँ न तो जंगल है और न ही आतंकवादी की पैठ। एक कुख्यात अपराधी द्वारा ऐसी घटना को अंजाम देना प्रदेश की शांति व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस भीषण वारदात को लेकर सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह घटना हुई कैसे। आरोपित विकास दुबे कहाँ है, इसकी पूरी जानकारी थी। 3 थानों की पुलिस उसे पकड़ने जाती है परंतु उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस दल तैयारी के साथ नहीं गया। कई पुलिसकर्मियों के पास कोई हथियार नहीं था, न तो किसी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट था और न ही किसी ने हेलमेट पहन रखा था। फील्ड क्राफ्ट्स और रणनीति के जो नियम होते हैं उन सब की अवहेलना करते हुए दबिश दी गई। दूसरी बड़ी विचित्र बात यह कि पुलिस का अभिसूचना तंत्र लगभग शून्य था, जबकि विकास दुबे को पुलिस की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। स्पष्ट है कि किसी ने तो विकास दुबे के लिए मुखबिरी की। ऐसा प्रतीत होता है कि एक पुलिसकर्मी ने ही उसे आगाह किया था। यह और शर्म की बात हो जाती है कि इससे तो घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत चरितार्थ होती है। पुलिस बल को अपनी असावधानी और तैयारी से न जाने का खामियाजा भुगतना पड़ा। कानपुर की घटना को और गहराई में भी देखने की ज़रूरत है।
दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में आज नेता, सरकारी तंत्र और अपराधियों के बीच साँठ-गाँठ की बड़ी भयंकर समस्या है। आपको पता है इनको कहाँ से संरक्षण प्रिजर्वेशन मिलता है? जी हाँ दोस्तों, यही जो बड़े-बड़े राजनेता हैं, जो बड़े-बड़े आला कमान जो अफ़सर अधिकारी हैं, इन्हीं के द्वारा इनको पोषण दिया जाता है। इनकी जीविका को संचालित करने के लिए तमाम तरह के इनको कार्य दिए जाते हैं, टास्क दिए जाते हैं। पर जब कभी किसी प्रकार से इनसे मतभेद हो जाता है तो यही लोग इन्हें मरवाने के लिए, मतलब ये क्या, आप ही सोचिए, मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर 60 मुकदमा पहले से दर्ज हो, ठीक है, तो आज आवश्यकता पड़ी इसे पकड़ने की। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे। मतलब 20 साल से आप कर क्या रहे थे? पहले उसे जब उस लायक बना दिया, उसे पूरा मैच्योर बना दिए कि हाँ आप ठीक हैं। यदि इस प्रकार का कोई अपराध करता है तो उसे आप दंड देते हैं, जेल भेजते हैं, कारावास भेजते हैं। यदि किसी प्रकार का राजनीतिक सहयोग इसे नहीं मिला होता, जिस तरह से उन्होंने कई वीडियो में बोला है कि मायावती बहन हमें जल्दी टिकट देने वाली हैं किसी क्षेत्र से, उसके बाद मैं उस क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार करूंगा, लोगों का सेवा करूंगा। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्हें क्यों उसमें नहीं घसीटा जा रहा है? इन्हें बहुत ज़रूरी है दुनिया के सामने, देश के सामने इनके जो दोगले चरित्र हैं उनको सामने लाया जाए। समस्या की जानकारी सभी को, परंतु उस पर प्रहार के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं हो रहे हैं। नतीजा यह है कि विधानमंडलों और संसद में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। वर्ष 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 143 विधायक यानी कुल संख्या के 36% विधायकों के खिलाफ कोई न कोई मुकदमा दर्ज था। इनमें 107 यानी 26% ऐसे थे जिनके विरुद्ध हत्या जैसे गंभीर अपराध दर्ज थे। आखिर जब इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हमारी विधानसभा में होंगे तो उनसे किस रामराज्य की आशा की जा सकती है? आप सोचिए, जब इतने अवांछित व्यक्ति को आप संसद में भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे, उसके बाद यदि आप ये उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, जो कमियां हैं हमारे समाज में, जो योजनाओं में, इन बातों को संविधान मतलब संसद और विधानसभा के पटल पर कहेगा? कभी नहीं कहेगा। पहले तो अपनी जेब रखेगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति चंद पैसों के लिए किसी का हत्या कर सकता है, वो करोड़ों रुपए के लिए कितना बड़ा गेम खेल सकता है। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं इस बात को? इनका न केवल अपराधियों से मेल जोल होगा बल्कि उनके ऊपर इनका बर्दाश्त भी होगा। ऐसी स्थिति में कानपुर जैसी घटना का होना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। आप बबूल का बीज डालेंगे तो उसमें कांटे ही निकलेंगे, आम खाने को नहीं मिलेंगे। कहा जाता है कि विकास दुबे को अलग अलग समय पर प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण प्राप्त होता रहा। निस्संदेह नेताओं की जिम्मेदारी तो है ही, जनता को भी अपना चेहरा शीशे में देखना होगा। आखिर उन्हीं की ओर से तो ये लोग चुने जाते हैं और प्रदेश एवं केंद्र में विधानसभा, लोकसभा को सुशोभित करते हैं। अपने देश में नाजायज असलहा की समस्या भी काफ़ी गंभीर है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में कुल 7 करोड़ से अधिक हथियार हैं और यह संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे पायदान पर मानी जाती है। इसमें केवल 1 करोड़ हथियारों का ही लाइसेंस है, शेष 6 करोड़ अवैध हैं। उत्तर प्रदेश में इन अवैध हथियारों का अच्छा खासा जखीरा होगा। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि कानपुर एनकाउंटर में विकास दुबे के गुर्गों के पास अत्याधुनिक हथियार थे। आखिर ये हथियार उसके पास कहां से आए और पुलिस को इसकी जानकारी कैसे नहीं थी, और जानकारी थी तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? समाचार पत्रों के अनुसार विकास के गैंग ने पुलिस AK-47 राइफल, एक इंसॉस राइफल और 2 पिस्तौल भी छीन ली। यह पुलिस के लिए कोई गर्व की बात नहीं है। समय आ गया कि हम अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली पर भी नए सिरे से दृष्टि डालें। सच्चाई है कि दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2018 में कुल 4,14,112 व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों में पकड़े गए हैं। इनमें केवल 1,44,274 व्यक्तियों को ही सज़ा हो सकी, यानी केवल 34% को ही सज़ा हो पाई है। अदालतों में मुकदमे की लंबा खींचने की स्थिति भी अत्यंत शोचनीय है। उत्तर प्रदेश में 2018 में विभिन्न न्यायालयों में कुल 10,27,583 मुकदमे विचाराधीन थे। इसमें केवल 65,130 को ही सज़ा हो पाई और वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या का प्रतिशत 90.18। तो दोस्तों, ये वारदात, ये समस्याएं आज भी और कल भी बनी रहेंगी। क्यों बनी रहेंगी? क्योंकि जो हमारा जुडिशरी, जो प्रोक्योरमेंट है, जुडिशरी का जो सिस्टम है वो बड़ा ही पेचीदा है। मतलब यदि आप चाह लें तो आपको 20 साल तक सज़ा नहीं होगी,
वैसे भी यदि आप 40 के हैं तो फिर 60 में जाते जाते आपकी वो स्थिति होगी कि केयर टेकर की ज़रूरत होती, तो भैया जेल आपके लिए बेस्ट विकल्प है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोचिए, तकरीबन 2011 या 12 में 6 दिसंबर की रात, 16 दिसंबर 2012 या 11 में, आप लोग कंफर्म करिएगा, एक दिल्ली में निर्भया हत्याकांड होता है जिसमें तकरीबन 6 लोग दोषी पाए जाते हैं। 2 लोगों को टीनेजर होने के कारण, टीन मतलब इमेच्योर होने के कारण छोड़ दिया जाता है। बाकी 4 लोगों को, एक जन को छोड़ा जाता है, एक तो अपने से फांसी लगा के मर जाता है। बाकी जो 4 होते हैं उन्हें अभी कुछ महीने पहले फांसी दे दी गई। मतलब जिसका इन्वॉल्वमेंट 100% श्योर था, उसको सज़ा देने के लिए सोचिए इतने साल लग गए। याद रखिएगा दोस्तों, न्याय वही जो सही समय पर हो, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। तो हमारे देश का जो एक जुडिशरी जो सिस्टम है ना, उसमें तमाम तरह की खामियां, उससे आज हमें ज़रूरत है सुधारने की, उसे नए सिरे की लिखने की आवश्यकता है। सोचिए, कहने का तात्पर्य है कि मुकदमों के निस्तारण में बहुत समय लगता है और सज़ा भी कम ही अपराधियों की होती है। विकास दुबे को ही देखा जाए तो 60 आपराधिक घटनाओं में लिप्त होने के बावजूद वह छुट्टा बाजार घूम रहा था। एक मंत्री की हत्या तक में उसे सज़ा नहीं हो सकी, यह कैसी न्यायिक व्यवस्था है? समग्र स्थिति पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता कि हमारे समाज, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी सिविल एवं पुलिस सेवा और राजनीति सभी में दीमक लग गया है। समाज जातिगत भावनाओं पर अपराधियों को आगे बढ़ाता है। न्याय व्यवस्था आम आदमी को तो दंड दिला देती है, परंतु जो राजनीतिक या आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली हैं उनके विरुद्ध निष्प्रभावी रहती है। देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं और पुलिस में कानून के प्रति प्रतिबद्धता गिरती जा रही है। अधिकांश अधिकारी अपने हितों की पूर्ति में लगे हैं। राजनीति का स्तर और गिरता जा रहा है। देशद्रोह की बात करने में भी लोग अपनी शान समझने लगे हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के नेता लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करते जा रहे हैं। पुलिस सुधार की बात की जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कान पर जूं भी नहीं रेंगती। यदि इन हालात में सुधार नहीं लाया गया तो एक दिन देश से लोकतंत्र का जनाजा उठ जाएगा। आवश्यकता है कि क्रांतिकारी परिवर्तन की सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक ढांचे में, न्याय व्यवस्था में, सिविल सेवा और पुलिस की कार्यप्रणाली में और सबसे अधिक राजनीतिक परिवेश में। तो दोस्तों क्या बताएं, आज बड़े बड़े जो सिविल के जो पोस्ट हैं, चाहे आप यूपीपीएससी की बात करें, चाहे यूपीएससी की बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसमें ऐसे तमाम तरह के पदों की जो खरीद फरोख्त चल रही है। तो और इस बात को संवैधानिक पदों पर भी बैठे विराजमान लोगों को पता है, पर क्या किया जाए, देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।